हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आपकी तैयारी में हेल्प के लिए आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी ने जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा ना। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीटली से सॉल्व करते हो तो आई एम श्योर कि आपकी जो भी रैंक आपको आने वाली उस रैंक में आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, रैंक के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नाउ इस डीपीपी को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगा, डेट 14 का अपना टास्क डीपीपी नंबर 14। ठीक है, तो इस डीपीपी का पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं। जनरली इसमें क्या 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसके बाद में 3 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। देन हमारे पास में 4 न्यूमेरिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दे रखी है और लास्ट में इसका आंसर भी दे रखा है, जो जनरली अपन देते रहते हैं ना। ठीक है, नाउ सभी प्रॉब्लम्स क्या डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट वैरायटी की है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर बातें नहीं करते। पहला प्रॉब्लम क्या है, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एफ ये रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है, रियल वैल्यू डेरिवेबल है ना। इस बात का एक मीनिंग होता है, इट इज डेरिवेबल है ना। फंक्शन सच दैट कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एफ डैश 0 का वैल्यू 2 है, देन फाइंड द लिमिट। ये लिमिट निकालना है, छोटा सा लिमिट है ना। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है अगर आप सही तरीके से समझ पाए तो। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपने टाइम लगाया तो हो सकता है टाइम टेकिंग हो जाए। कुछ कुछ कंसेप्ट है ना, बस वो सीखना बहुत जरूरी है। चलो समझते हैं। तो पहली बात तो क्या है, आपके लिए एक फंक्शनल इक्वेशन यहाँ दे रखा है। फंक्शनल इक्वेशन है, पहले तो मैं फंक्शन एफ एक्स निकाल दूं, एफ एक्स को यहाँ पुट कर देंगे, देन हम लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत बढ़िया तरीका। अब बात है कि फंक्शनल इक्वेशन से एफ एक्स कैसे निकालें। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन से एफ एक्स निकालने की मतलब वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस तरह की है। कई बार आप सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू 1 2 या फिर y इक्वल टू x वगैरह सब ऐसे पुट करके आप निकाल लेते हो। ठीक, कई बार आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से आप फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां से fx निकालते हैं। कई बार आपने देखा हो पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या y कैलकुलेट करके भी हम मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x या फिर विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, देन हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एफ डैश 0 दे रखा है तो मैं एक काम करता हूँ, ये सब पार्शियली डिफरेंशिएशन लगाता हूँ। क्या दे रखा है हमारे पास में, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर दे रखा है एफ एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये दे रखा है। मैंने क्या किया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएशन और विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता, वो तो मुझे भी नहीं मालूम ना। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट रहेगा, दैट इज f ऑफ y। y एज ए कांस्टेंट है तो यहाँ f डैश x आ जाएगा। x को डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। f ऑफ y तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा जब विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो। अब देखो f डैश 0 मतलब x बराबर 0 पर है ना, वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो एट x इक्वल्स टू 0 हमने पुट किया, x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ कितना बन जाएगा, f डैश 0 ये आ गया, ये यहाँ से हटा देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ y 0 जब यहाँ पुट कराएंगे तो y इंटू एफ डैश 0। ठीक है, प्लस साइन, x बराबर 0 पुट कर रहे हैं ना और यहाँ कितना आ जाएगा, f ऑफ y। ठीक है, तो f ऑफ y हमारे पास ये आ गया ना। समझते हैं ना बात को। f डैश 0 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ y बराबर y यहाँ से आ गया, 2 यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज f ऑफ y आ जाएगा। f ऑफ y को इस साइड लेके गए तो f ऑफ y बराबर कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ y आया। मतलब अगर मैं यहाँ से समझूं कि fx बराबर कितना आ गया, 2x आया। ठीक है, fx का वैल्यू अगर 2x आया तो आपको ये लिमिट निकालना है। इट मीन की लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, fx का वैल्यू कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, तो 2x हमने यहाँ डाल दिया sin x। अब देखो यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू निकालने में भी थोड़ा सा पेच है। पेच है मतलब ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको पता है sin x अपॉन x का अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूं जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो वही इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आता है। ठीक है, बट सवाल में क्या है कि एक और बात की लिमिटिंग वैल्यू 1 आता है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर मैं एग्जैक्ट से बात करता हूँ तो जो लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा होता है तो 1 किस साइड से अप्रोच कर रहा है, 1 एक्चुअली क्या होता है, स्लाइटली लेस देन 1 होता है। ठीक है, ये मैंने क्यों समझा रहा हूँ, देखो समझो। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0,
अगर आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट पूछा जाता, तो x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो एक्चुअली 1 को अप्रोच कर रहा है, बट 1 में भी स्लाइटली 1 से छोटा है, तो स्लाइटली अगर 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट पूछा जाता तो 1 आंसर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पूछा जाता तो 0 आंसर आता है। अब ये x अपॉन sin x दे रखा है, तो x अपॉन sin x की बात करें तो भैया sin x अपॉन x अगर स्लाइटली 1 से छोटा है तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब है स्लाइटली, है ना, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा, तो ग्रेटर देन 1 हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्लाइटली ग्रेटर देन 2 है। अगर स्लाइटली ग्रेटर देन 2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा प्रॉब्लम था। नाउ फर्स्ट की बात करें तो बी ऑप्शन सही है एकदम। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, सर्कल है हमारे पास C1, दिस इज सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 12, इंटरसेक्ट द सर्कल, इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां तक की बात सर्कल समझ में आएगी ना, एट ए एंड बी, ए और बी पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहने वाली बात ये है। A quadrilateral ACBD is formed by using tangent at A and B to both circle, दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया ना। Find the diameter of circumcircle of the quadrilateral ABCD, जो quadrilateral ABCD है उससे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो देन उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, देखो बात को समझो, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। एक सर्कल हमारे पास में ये दे रखा है, ठीक है, इसका सेंटर कितना है 0,4 मान लेते हैं, ये 0,4 और इसका रेडियस है √12, ये C1 है। दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस कितना आ रहा है, √13 आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया, मान लो सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं C2 सेंटर 3,0, मतलब C2 सर्कल ये आ गया, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। ठीक है, इसका रेडियस है √13, इसका रेडियस है √12, मान लो R1 ये मान लेते हैं और R2 ये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो एक बात आप थोड़ा समझो, ठीक है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, अगर ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो आ रहा है टेंजेंट R1 R2 ना, इस पे टेंजेंट कहाँ से पास करेगा, इसके सेंटर से, इस पे टेंजेंट इसके सेंटर से पास करेगा। तो आपने एक बार देखा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो भैया तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री, तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस, इसके स्क्वायर किया इसके स्क्वायर के दोनों का सम के बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, 25 के बराबर आ रहा है। इट मीन कि भैया दोनों सर्कल कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कराया और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कराया, ये मान लो A पॉइंट है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C मान लेते हैं, और इस पे टेंजेंट सेंटर से ही पास करेगा, ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो C पॉइंट D पॉइंट बनते हैं। अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, मतलब इन चारों पॉइंट्स से पास करता हुआ क्या होगा, एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा। ग्रीन से बनाता हूं, एक सर्कल ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सर्कल एग्जिस्ट किया, ठीक है, इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, 90 के सामने वाला जो लाइन है ये वाला डायमीटर बनेगा, ये डायमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर आ गया, और आपसे पूछा क्या है कि डायमीटर ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, 5 आ गया। बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है ना, क्यूट सा परफेक्ट प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया से समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ना, छोटा सा है, आसान सा प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, गिवन द फंक्शन, एक फंक्शन आपको दे रखा है, ऐसे कुछ फंक्शन है, इफ fx बराबर 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, देन फाइंड द रेंज ऑफ a, तो रेंज ऑफ a निकालना है। तो fx बराबर 0, तो हमने क्या किया, fx लिखा हुआ है e पावर 2x प्लस साइन ऑफ, e पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, e पावर x तो यहां मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर बराबर 0, ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, बराबर 0 मतलब एफ एक्स बराबर 0, इसके रूट के बारे में बात कर रहा है, तो रेंज ऑफ ए निकालना है। अब देखो रेंज ऑफ ए निकालना है, तो एक काम करते हैं, ए को मैं ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ, तो ए को पहले सेपरेट ही कर लेते हैं।
यहाँ से e पावर x कॉमन आ जाएगा, तो e पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर तो बचा e पावर x प्लस वन। ए को इस साइड भेजा, ए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, e पावर x प्लस वन यहाँ से आया, ये से कैंसिल हो गया। e बराबर अगर समझा जाए तो ये e पावर x अपॉन में x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, मतलब ये तो कुछ इस तरह का आ गया ना, e बराबर e पावर x अपॉन x स्क्वायर। अब इस fx बराबर 0 मतलब ये आ गया, तो हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट, मतलब fx बराबर 0 को सॉल्व किया, a के लिए तीन रूट्स आए हैं ना fx बराबर, तो a के लिए मुझे रेंज फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डायग्राम मतलब ग्राफ, है ना। अच्छा, इसका कुछ ग्राफ के बारे में कुछ कुछ बातें अगर समझे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो मतलब ग्राफ हमेशा कैसा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा हुआ है। एक्स बराबर 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा होगा, कि 0 डोमेन के अंदर नहीं है, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक की बात तो समझ में। अगर x बराबर 0 अगर डालते हैं ना यहाँ से समझे, x बराबर 0, तो इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसके डोमेन में नहीं है, बट यहाँ तो डोमेन में है ना x बराबर 0। चलो ठीक है, समझाता हूँ आपको, बात समझो। इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, fx बराबर या gx मान लेता हूँ मैं इसको, gx बराबर e पावर x अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। पहला काम तो g डैश x निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा e पावर x, यहाँ से आ जाएगा e पावर x और 2x यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ तक की बात तो समझ में आई। अब क्या करना चाहिए, x इंटू ई पावर एक्स तो कॉमन आ रहा है, x इंटू ई पावर एक्स तो कॉमन आया, तो x यहाँ से बचा और माइनस का 2 यहाँ से आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, x बराबर x पावर 4 आया, x से तो ये कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा e पावर x, x माइनस 2 अपॉन में कितना है, x क्यूब आया, ठीक है। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 पर साइन चेंज हो रहा है ना, 2 के बाद में तो प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, e पावर x को फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस और 0 और 2 पर, है ना, ये आया। मतलब क्या हुआ, 2 के बाद में अगर ग्राफ की बात करें तो 2 पे हमारे पास में क्या बन रहा है, 2 के बाद से इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो 2 पे डिक्रीज कर रहा है ना, सॉरी 2 पे मिनिमम बन रहा है, 2 पे मिनिमम बन रहा है, तो 2 पे अगर मिनिमम निकालेंगे तो e पावर x, x बराबर 2 रखा हमने, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, e स्क्वायर कुछ ऐसे, और e पर इंफिनिटी और चेक कर लो ना, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, 0 पे वैल्यू अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, ये तो e पावर 0 तो बना गया, इंफिनिटी मतलब ऐसे 0 पे अप्रोच कर रहा है ना, 0 पे तो कुछ ऐसे बना डायग्राम, x अगर 0 प्लस की तरफ जा रहा है तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ से कुछ ऐसे डिक्रीज किया, और देन फिर इसका ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 2 के बाद में। अच्छा, x इंफिनिटी को जब अप्रोच कर रहा होगा तो e बार इंफिनिटी ये कहाँ जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, और ये भी इंफिनिटी को इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है ना, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी अगर बात करें तो e पावर x अपॉन में x स्क्वायर, इसका निकालें तो इंफिनिटी को इंफिनिटी, तो ये डोमिनेटिंग रहेगा ना, मतलब ये ज्यादा इंफिनिटी को से डोमिनेट करेगा, तो इंफिनिटी पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इंफिनिटी ही आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे जाएगा। वैसे भी चाहो तो देखो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, 2 बार एल एच रूल लगाओ तो e पावर x या 2x, फिर एक और बार लगाओ तो e पावर x या 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या इंफिनिटी का अप्रोच करेंगे तो फाइनली x जब इंफिनिटी जाएगा तो इंफिनिटी आ जाएगा, ये बात तो समझ में आई ना। अच्छा, x जब 0 माइनस की तरफ है, तो 0 माइनस की तरफ है तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो यहाँ से ऐसे कुछ इंक्रीज कर रहा है ना, डायग्राम ऐसे कुछ इंक्रीज कर रहा है और इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आई। ओके, अब देखो पॉइंट ये समझो, जब x बराबर 0 है x बराबर 0, सॉरी वो नहीं, x बराबर जब माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी तो ऊपर वाला पार्ट कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, एक बार माइनस इंफिनिटी है ना, ये माइनस इंफिनिटी है, तो ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 की तरफ जाएगा। मतलब क्या रहा कि इसका अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, ये आया, ठीक है, तो हमारे पास में ये आया अल्टीमेटली। अब क्या एफ एक्स बराबर ए की अगर मैं बात करूं ना, ये जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है x बराबर 2 पर आया, तो मतलब ये तो e स्क्वायर बाई 4 आया, ठीक, ये इसका आंसर रहा।
समझो ना बात को, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। उसने बोला है कि इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो मतलब क्या है कि y इक्वल टू e की लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे भी कट करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो एक ऐसा होना चाहिए ग्रेटर देन ऑफ e स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आएगा हमारे पास। तो e स्क्वायर बाई 4, तो दिस इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, देन फाइंड द रेंज ऑफ ए, तो ए कितना आ जाएगा, सी आंसर आएगा। एक ऐसा होना चाहिए e स्क्वायर बाई 4 से अप टू इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। क्या आंसर दिया है, थर्ड का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स ना, आई होप को समझ आ गया ना। नाउ अगला प्रॉब्लम करते हैं। क्या देखा है, द प्लेन, 3 प्लेन से मतलब 3 प्लेन्स P1 2x प्लस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0, एक प्लेन ही आ गया। दूसरा प्लेन हमारे पास में ये, तीसरा प्लेन हमारे पास में ये दे रखा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P ऑन x ओ y। मतलब क्या दे रखा है, 3 प्लेन है, अगर 3 प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना। बट एक पॉइंट समझो, 3 प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट P ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, यहां तक की बात तो आपको समझ में आई। एंड पॉइंट Q ऑन y ऑफ z प्लेन, तो y z प्लेन पर मतलब Q पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा एक वेरिएबल दे रखा है, मतलब अल्फा वेरिएबल दे रखा है, तो अल्फा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेन आएंगे। तो मतलब एक जो प्लेन होगा, जो 3 प्लेन है, वो एक यूनिकली P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर अदर 3 प्लेन्स अल्फा की डिफरेंट वैल्यू के लिए मतलब वो Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओ इज ओरिजिन दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला पूछा हुआ वैल्यू ऑफ अल्फा इज 4, अल्फा का वैल्यू 4 होगा क्या, ओके। दूसरा पूछा हुआ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन P3 पासिंग थ्रू P। एक सेकेंड, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो ये कुछ ऐसे दे रखा है, ऐसे प्लेन है, इसे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जो पॉइंट P से तो पास करे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन P3 से परपेंडिकुलर हो और पॉइंट P से पास करे। पॉइंट P क्या है, ये कुछ आगे पॉइंट P कहीं यहाँ कहीं और होगा ना, ठीक है, ओके, ये निकाल सकते हैं ना बहुत आसानी से। द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ PQ, पॉइंट P और Q मालूम चल जाए तो उसका एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQ, और ऐसा कुछ पूछा हुआ है। चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब बात को समझो आप लोग, बहुत ही अच्छे ढंग से बात को समझो। पहला प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ, पहला प्लेन कितना दे रखा है हमारे पास, 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। दूसरे प्लेन की अगर बात की जाए तो x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। तीसरे प्लेन की अगर बात की जाए तो अल्फा x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं कि ये तीनों प्लेन अगर एक्स वाई प्लेन पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं, पहले बात समझो कि एक्स वाई प्लेन की खास बात क्या होगी। एक्स वाई प्लेन, इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, 0 आएगा। जेड कोऑर्डिनेट अगर 0 आए, एक्स वाई प्लेन पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा, जेड बराबर 0 होगा। तो जेड बराबर जब 0 रखा हमने, इन प्लेन P1 की अगर इक्वेशन देखें तो भैया 2x प्लस वाई, जेड बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 1 आ जाएगा। दूसरे से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। तीसरे से अगर मैं देखूं तो अल्फा x माइनस वाई, ठीक है, जेड बराबर 0 तो बराबर 5, यहाँ से कुछ ऐसा है। अब एक काम करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन से x और y निकाल देते हैं, दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ने से यहाँ से हो जाएगा 3x, तो x का वैल्यू तो 1 आ गया, x का वैल्यू मैंने 1 यहाँ रखा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1 यहाँ पुट कर दिया तो y का वैल्यू -1 आया। 1 और -1 को यहाँ पुट करते तो x का वैल्यू 1 पुट किया, y का वैल्यू -1 पुट किया तो +1 आया, 5 यहाँ से आया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और अल्फा इक्वल टू 4 के लिए इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों प्लेन एक्स वाई प्लेन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। पॉइंट P के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 1, -1, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1, -1, 0, ये आ गया, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पे तो ये रहा बात।
अच्छा दूसरा आगे बोल रहा है कि वो बाई जेड प्लेन पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बाई जेड को भी आप इधर ही समझ लो। मान लो अगर बाई जेड प्लेन पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बाई जेड प्लेन की अगर बात की जाए तो बाई जेड प्लेन पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने 0 करा, करस्पॉन्डिंग वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स ना एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 करता हूं तो इक्वेशंस को फिर से लिख लेते हैं, वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। एक्स बराबर 0 करेंगे तो वाई जेड प्लेन पर, तो माइनस जेड प्लस माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ बराबर 1 कर देता हूँ, उसको भी हटा देते हैं और यहाँ बराबर 2 कर देते हैं, ठीक है। वाई बराबर एक्स बराबर 0 किया तो क्या कंडीशन आई, माइनस वाई प्लस का 3z बराबर 5 आया, ऐसा कुछ है, दोनों को जोड़ दिया, 2z बराबर कितना है, 3 आया, तो z बराबर तो कितना आ जाएगा, 3/2 आया, तो z बराबर अगर 3/2 यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 3/2 रखा तो हमें कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2 आ जाएगा, y और z का वैल्यू ये आया। तो चलो पॉइंट क्यू के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो 0, माइनस हाफ, 3/2 ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट आ गया, अल्फा बराबर 4 के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला ऑप्शन सही है। तो स्ट्रेट लाइन हमें लिखना है थ्रू द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू P3, P3 के परपेंडिकुलर होगा ना, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P से पास करें, तो पॉइंट P जो आ रहा है ना, क्या कोऑर्डिनेट आया इसके, ये आया ना, P3 आ रहा है, अल्फा बराबर 4 है, पॉइंट P से पास करें, तो मतलब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, पॉइंट P यहीं आ रहा है ना इस प्लेन पर, समझो भाई इस लाइन का इक्वेशन तो कितना आ जाएगा भाई, इस प्लेन की मैं dr लिखूं, अल्फा का वैल्यू तो 4 आ रहा है, अल्फा का वैल्यू अगर 4 आया तो 4 माइनस 1 3, यही आ जाएगा ना नॉर्मल के dr, तो अल्फा माइनस 1 और 3 ये आ गया हमारे पास नॉर्मल dr और ये पॉइंट आ गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 4 यहाँ से आ गया, y प्लस 1 अपॉन माइनस 1, z माइनस 0 अपॉन 3 ना, ये सही है, दूसरा ऑप्शन भी इतना सही है। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन PQ ऑन x एक्सिस, PQ का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन, तो देखो भाई PQ लेंथ जब आप निकालोगे वेक्टर PQ का ना, तो वेक्टर PQ आपने ये निकाला x2 माइनस x1 इंटू आई कैप करके जो भी कुछ निकालेंगे ऐसे कुछ है, x एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना आएगा, PQ डॉट आई वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आई वेक्टर, PQ डॉट आई जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो मॉड ले लेंगे, तो PQ x2 माइनस x1 कितना है 1,0, उसका मॉड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सही है, मतलब लेंथ ऑफ PQ का प्रोजेक्शन मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस 1 आ जाएगा, सही बात है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल POQ, तो ठीक है सेंट्रोइड निकाला, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल POQ, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड लिखना है तो तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम, मतलब सॉरी ओरिजिन को मैं ऐसे बताता हूँ ना, वो बहुत सिस्टमेटिक लिखता हूँ, 0,0,0 ये लिख लेते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम लिखते हैं 1 + 0 + 0, तो कितना आ जाएगा सेंट्रोइड, यहाँ से आ जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ से अपने y कोऑर्डिनेट का सम किया तो -1 और -1 तो -3/2 आ जाएगा, और इसका हमने क्या किया बाई 3 किया तो -½ आ जाएगा, यहाँ से अगर सम निकालेंगे 3/2 आया तो बाई 3 करेंगे तो प्लस का ½ आ जाएगा, ये आ रहा है, ये भी सही है, मतलब सॉरी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल POQ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं, इतने ही हिस्से में सॉल्व हो गया ना। ओके नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एक आसान सा मतलब सही प्रॉब्लम है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर, फिर मैं समझे, ABC इन ऑर्डर, मतलब ABC ऑर्डर में दे रखे हैं, बी द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म्स है, एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, Tn Sn डिनोट द nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, नॉर्मली इसे डिनोट करते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके तो देखो पहला क्या दे रखा है, देन आपसे पूछा हुआ T10 S10, मतलब फर्स्ट 10th टर्म क्या होगा, ये होगा, तो मतलब पहला तो मेरे पास जो मकसद हुआ वो क्या हुआ, ABC निकालना, ABC निकल गया तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस निकल गया, तो सीक्वेंस का आइडिया लगा लेंगे, APGP HV अगर होगा तो इन्हीं के बारे में पता होता है ना, nth टर्म है, सम ऑफ n टर्म्स, HV तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स का तो HV में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है ना, तो ठीक है AP या GP के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बात चल रही होगी। ओके
नाउ सॉल्व करें। पहला क्या दे रखा है कंडीशन, इन दोनों कंडीशन से मुझे एबीसी निकालना है। तो पहला तो है 8b³ माइनस ऑफ a³ माइनस ऑफ c³ अपॉन में कितना दे रखा है 6 टाइम्स ऑफ एबीसी बराबर में 0 दे रखा है। पहली कंडीशन तो ये है। अब देखो इसका अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो मतलब लॉग का अंदर वाला टर्म कैसा रहा होगा 1 रहा होगा, तभी वैल्यू 0 आएगी। तो 8b³ माइनस ऑफ a³ माइनस ऑफ c³ अपॉन में दिस बराबर 1 लिखेंगे तो 36 टाइम्स ऑफ abc आ जाएगा। ठीक है, हमने एक ये माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया, a³ हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 8b³ प्लस का c³, यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ abc, कुछ ऐसे आया। अब देखो थोड़ा बहुत आपको यहीं से हिंट लग जाना चाहिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ ये लगना चाहिए आपको ना। तो यहाँ से कितना है a³ प्लस ऑफ b³ मतलब कितना है -2 b का होल क्यूब है प्लस ऑफ c³, a यहाँ लिखा, सॉरी पहले 3 टाइम्स ऑफ a फिर b और फिर c ऐसे लिखा। देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, एकदम सही जवाब बच्चों। ओके ऐसे कुछ है 3abc है। देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc आ रहा है, तो इट मीन कि आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि a बराबर माइनस ऑफ 2b बराबर c आएगा। पहले सॉरी दोनों कंडीशंस लिखता हूँ मैं। पहली कंडीशन जो जनरली आपको याद रहती है कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना आएगा 0 आएगा, या फिर a बराबर -2b बराबर कितना आ जाएगा c आ जाएगा। ये कंडीशन हो सकती है या फिर यही कंडीशन हो सकती है। अच्छा एक और बात सुनो, जनरली क्या बच्चों को यही कंडीशन याद रहती है, ये भूल जाते हैं। तो a बराबर b बराबर c भी हो सकता है ना, इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ये होगा या नहीं होगा इसका डिसीजन तो हम थोड़ा बात में लेंगे, ठीक है, इतनी बात आपको मालूम चली। दूसरा हमारे पास में क्या दे रखा है, एक कंडीशन ये दे रखी है कि log ऑफ b बराबर log ऑफ a² माइनस 4 बराबर log ऑफ c माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि b बराबर a² माइनस 4 बराबर c माइनस 2। एक बात तो ये कह सकते हैं आप लोग, इसमें एक बात का बस ध्यान रखना है कि भैया लॉग के अंदर है तो सभी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, b पॉजिटिव होना चाहिए, c 2 से बड़ा होना चाहिए, और a² माइनस 4 ग्रेटर देन 0 जब कराएंगे तो a माइनस 2 से छोटा हो सकता है या फिर a प्लस 2 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई। अब देखो b पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, तो c पॉजिटिव लिया और b पॉजिटिव है ना। अगर मान लो इस कंडीशन से अगर मैं जाऊं, अगर मान लो ये कंडीशन होल्ड की नहीं हुई, c अगर पॉजिटिव है -2 है तो b का वैल्यू यहाँ से कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, जबकि b कैसा आ रहा है प्लस पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो सकती। तो शुरू में इसी कंडीशन से काम चलाना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास में क्या है abc, मतलब एक कंडीशन तो ये आ गया, कंडीशन ये आ गया। मेरा मेन मकसद क्या है a b और c फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को देखो, देखो b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाल सकता हूँ, c का वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ a निकाल सकता हूँ, और इस वाली कंडीशन से मैं जाता हूँ तो a माइनस ऑफ b का वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ a पुट किया, तो b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a अगर पुट करेंगे तो a² माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक बात है, प्लस साइन। c का वैल्यू जब मैं इन टर्म्स ऑफ a पुट करूंगा तो भैया वो कितना आ जाएगा a² माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, बराबर में कितना है 0 है। ये है, अब समझो बात, b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a पुट कर दिया, c का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ हमने a पुट कर दिया, -2a² और a² तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ a² यहाँ से आया, पहली बात। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 यहाँ से आया, कि a का टर्म देखो तो a का टर्म एक यहीं से आ रहा है, प्लस का a यहाँ से आया। ठीक है, प्लस का 8 यहाँ से है, माइनस का 2 यहाँ से है, तो प्लस का 6 आ गया, बराबर में 0 आया। अच्छा, तो माइनस साइन कॉमन लेकर के जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, 0 से डिवाइड करा दिया, तो a² माइनस 6 बराबर 0 आया। अच्छा, इसके फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, हाँ a माइनस 3 और a प्लस 2 आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा, फैक्टर, हाँ सही बात है, बराबर में 0 आया। यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई कि a का वैल्यू या तो 3 हो सकता है या फिर a का वैल्यू -2 हो सकता है। a का वैल्यू -2 हो नहीं सकता क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था a कैसा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ से अल्टीमेटली मुझे क्या समझ में आया कि a का वैल्यू, तो अगर मैं जब लिखूं तो a का वैल्यू तो सिंस देन आप कह सकते हो कि a का वैल्यू तो 3 आएगा, a का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा +2 कराएंगे तो यहाँ पर c का वैल्यू आ जाएगा
ए स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ए का वैल्यू हमने 3 पुट करा है तो 9 माइनस 2 7 आया, ऐसे कुछ है। अच्छा एबीसी का तो ये वैल्यू है, और एबीसी को अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी लिखा हुआ है, तो एपी के टर्म्स है ना 357, ये तो एपी लिखा हुआ है। अरे सर ये तो एपी है, तो फिर तो क्या सवाल बड़ा आसान हो गया। अब बच्चों मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा ना, 10th टर्म आपको लिखना है, एक आध सवाल सॉल्व कर देता हूँ। सर T10 आपको लिखना है, तो कितना आ जाएगा भैया, a प्लस 9d आ जाएगा। 9d आ जाएगा, तो a का वैल्यू तो 3 है, d कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ रहा है, तो 18 यहाँ से 18 और 3, सॉरी d कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 31, मतलब ये नहीं आएगा ना। T10 A90 है ना, सही बात है ना। ओके फर्स्ट नहीं होगा ना, फर्स्ट दे रखा है क्या, देख लेते हैं क्या आंसर दिए, फर्स्ट तो है ही नहीं। सिक्स्थ का ए एंड बी, सिक्स्थ का आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी सिक्स्थ नहीं है तो फिफ्थ है, फिफ्थ का आंसर बी सी डी है ना, मतलब ये तो नहीं आ रहा ना, बिल्कुल सही है ना, तो मतलब सही है, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक है ना। ठीक है, तो आप बी निकाल सकते हो, मतलब देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड एस टेन आप निकाल सकते हो आसानी से, है ना, सभी टर्म्स निकाल के सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसकी अगर बात करें तो हाँ, ये लिखा हुआ हमारे पास में, क्या लिखा हुआ है, T10 लिखा हुआ है। T10 कितना आ रहा था हमारे पास में, 18 यहाँ से आया, और 18 ना, और यहाँ से प्लस है ना, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 10 है, तो कॉमन डिफरेंस 10 आया। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये T11 बनेगा ना, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ पहुंच गए अपने, सॉरी T10 नहीं है, T11 है, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है ना, Tn इज इक्वल टू कितना आएगा, Sn माइनस ऑफ S ऑफ n माइनस 1। मैं डायरेक्ट यहाँ से इसे क्या लिख सकता हूँ, ये T11 लिखा हुआ है ना। ओके स्टूडेंट, तो T11 निकाल के ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो, मतलब फिर सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, तो पहला मतलब पांचवा जो क्वेश्चन है वो भी आपने सॉल्व कर लिया ना, वो भी बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। बस जैसे जैसे जेई एडवांस में आती है ना छोटी छोटी प्रॉब्लम, सब ट्रिकी ट्रिकी ना, कई बार डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी आती है, तो कई बार ऐसे बीच में जो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी बनाई है। ओके आगे समझते हैं ना, क्या दे रखा है हमारे पास में, लेट a and b the two real number दे रखे हैं such that a square minus 3b square plus 4a बराबर 0 if the line ax plus by बराबर plus 1 बराबर 0 touches a fixed circle all a and b then which of the following is are true, कौन सा ट्रू होगा। तो क्या दे रखा है, एक लाइन है, एक सर्कल को टच कर रहा है अंडर दिस कंडीशन। तो देखो इस वाली प्रॉब्लम को आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अगर आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना तो क्लास में सिखाया जाता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने जनरली बच्चों को सिखाया है ये प्रॉब्लम ना। मान लो कि ऐसे एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 बराबर 0, अगर ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है, मान लो सर्कल के सेंटर क्या है आपके पास, अल्फा कॉमा बीटा है, मान लो कि रेडियस आर है, तो अब P बराबर आर कंडीशन लगा दोगे, क्या कंडीशन आएगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर लेंथ जब मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ए अल्फा प्लस का बी बीटा प्लस 1 अपॉन में कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर आर, और आर हमारे पास जो भी है ना। ठीक है, ऐसे कुछ समझो आप बात क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने क्या मालूम नहीं कौन सर्कल होगा इसका, क्या सेंटर है, क्या उसका रेडियस आपको नहीं पता ना। आपने अल्फा बीटा ऐसे कुछ मान लिया, अब आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी है ना, ऐसी कंडीशन आ जाएगी एपी में। गिवन कंडीशन से दोनों कंडीशंस को आप कंपेयर कराओगे तो हमारे पास अल्फा बीटा और आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब दिस इज द फर्स्ट मेथड और दिस इज जनरलाइज मेथड। ठीक है, जिसको मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड मेथड की, कि अब देखो सेकंड मेथड को आप यहाँ समझो कि जो गिवन कंडीशन है, कई बार क्या होता है कि गिवन कंडीशन इतनी आसान होती है कि उसको आप चाहें तो इस गिवन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ माइनस 3b स्क्वायर प्लस का 4a यहाँ लिखा हुआ, प्लस का 4a ए में परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, तो इसको 4 ऐड कर दिया, 4 सेपरेट कर दिया मैंने ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक सेकंड, हाँ ए प्लस 2 का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है,
देखो समझो बच्चों ने, समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा भी रफ करता हूँ। देखो बहुत ध्यान से समझो, जब p बराबर r लगाओगे ना तो अपॉन में मुझे क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। पहले तो मुझे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म मुझे जनरेट करना है, तो मैंने क्या किया, 4a यहाँ पर है, 3a स्क्वायर यहाँ पर है, तो मैंने क्या किया, इसमें 3a स्क्वायर जोड़ दिया और एक 3a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस बात को समझो, तो भाई 4a स्क्वायर तो यहाँ से आया, 4a यहाँ से आया और प्लस का 1 मैंने इसको एक साथ लिखा, इस टर्म को एक साथ लिखा। 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैंने इस साइड भेज दिया, ठीक है। अब आप बात को समझो कि ये क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है। आपने अगर स्क्वायर रूट लेंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो ये तो क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, इसको इधर डिवाइड कर दिया और यहाँ पे अंडर रूट 3 ले लिया, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। अब देखो ये कंडीशंस आई, अब आप ये समझो कि इस तरह की कंडीशंस कब जनरेट हो सकती है कि भाई यहाँ पे 2a प्लस 1 का टर्म है ना, ये वाला ऐसा टर्म लिखा हुआ है, तभी आ सकता है जब सेंटर 2,0 रहा हो और रेडियस कितना रहा हो, √3 रहा हो, तभी इस तरह की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो गिवन कंडीशन थी उसको सिंपलाइज करके हमने इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। और जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ये कंडीशंस आ गए, तो एनालिसिस करके हमने बोल दिया कि सेंटर इसका आ जाएगा 2,0 और रेडियस इसका कितना आएगा, √3 आएगा। सेंटर इज 2,0, ठीक है, रेडियस इज √3, तो ए और बी ये दोनों ऑप्शन सही है और ये बिल्कुल करेक्ट है ना। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला प्रॉब्लम करने के बाद में बहुत अच्छा भी लगा होगा अगर आप पहली बार देख रहे थे ना, ठीक है। एक आपने नया डिफरेंट तरीका को समझाना, बाकी फर्स्ट मेथड तो बहुत सिंपल तरीका है ये ना, जनरलाइज करके सॉल्व कर सकते थे। नाउ आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखो हमारे पास क्या लिखा है, समझो न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स में एडजॉइंट ऑफ ऐसे कुछ लिखा है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए की डायगोनल में कितनी एंट्रीज होंगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मैट्रिक्स ए के अगर डायगोनल में एंट्रीज पूछ रहा है तो मतलब इसका ऑर्डर निकाल ले, जितना इसका ऑर्डर होगा उतनी एंट्री जाएंगी, ठीक है। अच्छा आपको तो ये तो पता ही यार, ये तो हमें अच्छे से पता होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 आता है। ये भी आप लोगों को पता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आता है। जिन बच्चों को नहीं पता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला इसको याद रखो, n-1 का होल स्क्वायर। अरे सर जी ये तो क्या, इसको मैं ऐसे जनरलाइज करके लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल बच्चों, आप ऐसे जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे r टाइम्स लिखा हुआ है मान लो, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 पावर r, ऐसे लिख सकते हैं। अरे क्या गजब, ये तो बहुत आसान सी बात है। देखो इसको तो मैं यही सॉल्व कर दूंगा, 3 बार एडजॉइंट है तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर में n-1 पावर में 3, पहली बात। दूसरा, यहां से अगर देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 यह है एडजॉइंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये है, इसका पावर 4 है, सही बात है। आपने अब क्या किया, इसको जब सिंप्लीफाई कराओगे डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 3 आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ n-1 आ जाएगा। बेस से मतलब पावर्स को इक्वेट कर दिया, यहाँ पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n-1 से n कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक तो। या फिर n-1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n-1 बराबर कितना है, प्लस माइनस का 2 आया और n बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस ऑफ 2 आया। मतलब n का वैल्यू या तो 3 आएगा या -1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर या एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। n का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, n का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो उसका फिर हम डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे तो डिटरमिनेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते, मतलब कुछ यहाँ पर समझ लेते हैं। एक बार n का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, n का वैल्यू अगर 1 हुआ तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स से ये ही रहा, इसका मैट्रिक्स यही रहा ना, इसका डिटरमिनेंट ना, एक्चुअली इसका डिटरमिनेंट कुछ भी नहीं है ना, क्या आ रहा है इसका, 1 लिखोगे ना, ठीक है। पता है n का वैल्यू 1 नहीं होगा, मोस्ट सुटेबल जो आंसर है वो देना चाहिए ना, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर इज 3 आएगा, n का वैल्यू 3 होना चाहिए। ओके, क्या दिया 7th का आंसर, 7th का आंसर इज 3, सही है। हाँ आगे मूव करते हैं, 7th के बाद में 8th 9th और 10th, तीनों प्रॉब्लम बढ़िया है ना। इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझना, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही बढ़िया से। कभी भी अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना बच्चों,
बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए ना। आपकी पहले प्रैक्टिस हो चुकी होगी इस तरह का ही, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम्स है, आर अपॉन एन वाली जो सीरीज होती है ना, एक्स में कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन वगैरह बनाते हैं, काइंड ऑफ समथिंग ना, इस तरह से ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यहाँ कहीं लगाया। ठीक है, ये 5cn लिखा हुआ पहली बात तो ना, इतना तो समझ में आना चाहिए। तो आपने एक पहले आप फॉर्मूला लगाया करो, तो 5n फैक्टोरियल, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3n फैक्टोरियल यहाँ लिखा हमने। ठीक है, यहां से फिर कितना आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल, ये आया। ठीक है, फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई किया, अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3n फैक्टोरियल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझे बात को ना, तो हमारे पास में क्या लिखा है, ठीक है ना, समझाते हैं बात। तो अपॉन में यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये जाएगा तो 2n फैक्टोरियल तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से n-1 कराएंगे तो n फैक्टोरियल ये भी ऊपर ही आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात तो समझ में आई, पावर में कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको यहाँ तक का पॉइंट तो समझ में आया है ना। अब 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल कर देता हूँ, फॉर्मूला लगा दिया एनसीआर का ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यहाँ लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ, 5n फैक्टोरियल, दिस इज 3n फैक्टोरियल, और अपॉन में यहाँ लिखा हुआ है 3n फैक्टोरियल, और यहाँ लिखा हुआ ऊपर n फैक्टोरियल, पावर में 1/n। ठीक है, इस तरह से लिखा। अब इसको क्या सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं। ठीक है, आपको एफ ऑफ आर अपॉन एन का पूरा फंडा पता होगा ना, तो ये सब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, मुझे सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग वगैरह लेकर के ना, ध्यान रखना है इस बात को। अब देखो बहुत ही अच्छे से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं ना, ये पूरा ऐसे यहाँ तक लिखने वाले। अच्छा 5n, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 5n फैक्टोरियल का वैल्यू लिखूंगा तो 5n माइनस 1, 5n माइनस 2, चलते जाएंगे तो लास्ट में 3n फैक्टोरियल, मतलब 3n फैक्टोरियल से आएंगे ना, 3n फैक्टोरियल 3n माइनस 1, ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में कितना आ रहा होगा, मतलब वो 3n फैक्टोरियल सीरीज आएगी, वो खत्म हो जाएगा, मतलब इससे ना ये कट कर दिया। इससे पहले फिर क्या बच रहा होगा भैया, 3n प्लस 1 बच रहा होगा जब इसे ब्रेक कराएंगे तो। ठीक है, ऐसे कुछ किया आपने, 3n टर्म्स कट गया, 5n टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, 2n ब्रैकेट्स आए, 2n टर्म्स मतलब इन प्रोडक्ट ये आया ना। अब बात को समझो, 3n है, इसको भी सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 3n हमने यहां से लिखा, 3n माइनस 1 यहां से लिखा, 3n माइनस 2 यहां से लिखा। ठीक है, 3n माइनस 1 ऐसे जाएंगे तो 2n, मतलब पूरा खत्म होगा, फिर n फैक्टोरियल वाला n जब चलते जाएंगे ना, फिर n माइनस 1 आएगा तो n फैक्टोरियल यहां से कैंसिल हो जाएगा। मतलब इससे पहले मैं n प्लस 1 तक की बात कर रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया से आपने समझा इस बात को, 1 अपॉन n। अच्छा कितने सारे ब्रैकेट्स आए, अगेन 2n ही ब्रैकेट आए ना, 3n से लेके n टर्म्स, तो 3n टर्म्स थी, n टर्म्स कट गई तो 2n टर्म्स बच गई हमारे पास में। बहुत ही बढ़िया ना। अब पॉइंट को समझते चलो ना बहुत ही ध्यान से। अब आगे क्या करना चाहिए, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी तो यहाँ लिखा हुआ है, 5 तो यहाँ लिखा है ना, n को यहाँ से कॉमन लेता हूँ, n यहाँ से कॉमन लिया, 2n टाइम्स कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें r अपॉन n में कन्वर्ट करना है। n नीचे से भी कॉमन लेते हैं तो कट जाएगा, ये बचेगा 5 माइनस 1 अपॉन n, 5 माइनस ऑफ 2/n। ठीक है, यहाँ तक है। अच्छा इस लास्ट वाली टर्म को अगर मैं समझो बात को, कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5n माइनस ऑफ 2n माइनस 1, 2n टर्म्स आनी थी, ये आ गया हमारे पास में, देखा है तो ना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो मतलब मैंने कि यहाँ से जब n कॉमन लिया तो 5 माइनस ऑफ 2n माइनस 1 अपॉन में n। ठीक, ऐसे कुछ लिखा ना, 3 यहां से कॉमन ले लिया, n यहां से कॉमन लिया, 3 माइनस 1 अपॉन n, 3 माइनस 2/n। ठीक है, 3 माइनस ऑफ, इस वाली टर्म को अगर मैं समझू तो 3n माइनस ऑफ 2n माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो 2n माइनस 1 अपॉन में n, ऐसे लिखा, 1 अपॉन n यहाँ लिखा। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई। ओके, बहुत ही बढ़िया ना। अब देखो 5 माइनस 0 ना, इसको चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 माइनस n,
0.n और 3 को मैंने लिखा है 3 माइनस 0.n ताकि थोड़ी सिमेट्री बनी रह जाए। अब मैंने क्या किया, इसको इसकी लिमिट निकालना था तो मैंने इसको a मान लेता हूँ। फिर आपको पता होगा कि यहाँ log ऑफ a करते हैं, बोथ साइड लिमिट लेते हैं ना, सॉरी बोथ साइड log लिया। यहाँ पर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी हमने लिखा, ठीक है। 1/n बाहर आ जाएगा, log जब यहाँ लेंगे तो log या m/n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर समेशन में जाएगा, ठीक है ना। log समेशन में जब जाएंगे है ना, a प्रोडक्ट है तो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको चलो मैंने ऐसे लिख दिया, log ऑफ समेशन ऑफ log ऑफ 5 माइनस ऑफ r बाई n, ठीक है। समझना बात को ध्यान से, r बराबर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक गए, 2n माइनस 1 तक गए, ठीक है। माइनस साइन log ऑफ, ठीक है। अब यहां से समझो अब बात को, log m/n का फॉर्म log m माइनस log n, क्या फिर log में प्रोडक्ट में आ जाएगा, सब मतलब प्रोडक्ट सब सब में आएंगे और सब में आएंगे तो फिर समेशन में ऐसे लिखना पड़ेगा, log ऑफ 3 माइनस ऑफ r बाई n कुछ ऐसे है, r का वैल्यू जाएगा 0 से लेकर के 2n माइनस 1 तक, ठीक बात है। अब आप बात समझ गए ना। अब क्या करना चाहिए, यहां से तो कितना बन जाएगा, ये तो log ऑफ 5 माइनस x का इंटीग्रेशन dx, ये बन जाएगा हमारे पास में log ऑफ 3 माइनस x dx। r का वैल्यू अगर बात करें r/n, r का वैल्यू जब 0 पुट कराएंगे ना, r/n से लिमिट को डिसाइड करना है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, r का वैल्यू 0 लिखा तो लोअर लिमिट 1 आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करते हैं 2n माइनस 1 पुट करते हैं, तो 2n माइनस 1 जब पुट किया तो भैया n कटा 1/c, तो 2 माइनस मतलब 1/infinity 0 चला जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा अपर लिमिट। सेम यहाँ पर भी 0 to 2 आएगा। अल्टीमेटली मतलब ये कहने वाली बात थी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या हम दोनों को अलग अलग ही इंटीग्रेट कर देता हूँ ना, बहुत ज्यादा मसड़े में नहीं पड़ते है ना, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो log वाली टर्म तो बाई पार्ट्स लगाओगे आप, ये 5 माइनस एक्स, log को बाहर निकाला है, dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन जिसको बाहर निकाला है उसको आप डिफरेंशिएट कराओगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/5 माइनस एक्स और माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा और लिमिट आ जाएगा 0 से लेकर के 2 आ जाएगा और dx यहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस साइन। अब क्या कराएंगे अपना, यहाँ तक कुछ ऐसे समझ लेते हैं। अच्छा यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के 2 तक। इसको अगर मान लो ये आपको कर देना चाहिए बच्चे, चलो मैं मान लेता हूँ कि आप यहाँ से कर दोगे, इसके बाद आप क्या है डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करोगे ना, बाई पार्ट्स लगाते हुए इसको सिंप्लीफाई कर लो, बाई पार्ट्स लगाते हुए इसको सिंप्लीफाई करिए, देन यू कैन फाइंड द आंसर, है ना। बिल्कुल सही आंसर आएगा अगर आपने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करी है तो ना। और इसका आंसर भी दे रखा है ताकि आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना। चलो स्टूडेंट ना, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम जो मैं समझाना चाह रहा था, मेरी साइड से जो पर्पस था वो एटलीस्ट आप समझ गए ना, मैं क्या समझाना चाह रहा था, इस तरह प्रॉब्लम कैसे मैनेज करना है ना। अगेन मैं आपको सॉल्व करते हैं 9th वाली प्रॉब्लम ना, 9th प्रॉब्लम देन 10th। 9th प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम दे रखा है। अब से देखो समझो क्या दे रखा है, let E1, E2, E3 be 3 independent event associated with a random experiment। तो पहली बात तो क्या बोला, E1, E2, E3 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट है, मतलब E1, E2 आपस में इंडिपेंडेंट है, E2, E3 आपस में इंडिपेंडेंट है, E3, E1 आपस में, और ये साइमल्टेनियसली आपस में इंडिपेंडेंट है। ऐसा बोलने का फायदा क्या हुआ, कि ऐसा बोलने का फायदा ये हुआ कि अगर E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 आपको लिखना है तो यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लिख सकते हैं। मान लो कहीं पे एक जगह बार लगा दिया तो आप यहाँ बार लगा दोगे, मान लो 2 जगह बार लगा दिया तो यहाँ बार लगा दोगे। E1, E2, E3 अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये पूरा थ्योरी होता है जो हम क्लास में सीख जाते हैं। आपने नहीं सीखा है, आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने जो बोला इन बातों को याद रख लो ना, अभी काम आएगा ना। 2 महीने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, फिर जैसे एग्जाम हो जाएगा फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूल जाओ कैसे आया उसका भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझने के बाद भी अब थोड़ा ध्यान ही रखोगे, पहले याद रख लो यार, इसके लिए इतनी बसट नहीं मचाते ना। अब क्या दे रखा है, सच दैट कि 3 टाइम्स ऑफ PE1 ऐसे कुछ दे रखा है ना कंडीशंस। नाउ अब देखो प्रॉब्लम को समझो। पहली बात तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक कुछ ऐसे मान लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करना ना, एक बड़ा सा नंबर कुछ ऐसे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1,
या ए और बी इसने ले रखा है, एक काम करते हैं यहाँ से अल्फा ले लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में बीटा ले लेता हूँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गामा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब तो अगर यहाँ से अगर समझा जाए 0.3 यहाँ पर लिखा है हमने ना, ठीक है, 3 तो मैंने ऐसे लिखा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो कितना आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बार कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ गामा आ जाएगा, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा बीटा आ जाएगा और ये 1 माइनस ऑफ गामा आ जाएगा, 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा और दैट इज गामा आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, 3 टाइम्स ऑफ। अच्छा देखो यहाँ तक भी समझो, इसमें भी थोड़ा सा समझ सकते हो आप लोग, 3 तो कॉमन ले लिया, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस इसके होने की प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस इसके होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस इसके होने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आप डी मार्गन्स लॉ लगाओगे तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अगर मैं लिखूं तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस ऑफ गामा, ये कंडीशन आई। अच्छा अगर कुछ इस तरह का आया तो इसका मतलब तो इसको तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब ये 3 ऐसे 1 2 3 4 कंडीशन, मतलब इन दोनों को लिया इन दोनों को लिया इन दोनों को लिया ना, अल्फा बीटा गामा को सिंप्लीफाई करना है ना। तो मैंने तो एक तरीका सोचा, क्या तरीका सोचा, पहला काम तो मैं अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा से डिवाइड करता हूँ, मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना है, ठीक, अल्फा बीटा गामा निकल के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E3 निकल जाएगा, देन उसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से डिवाइड लगाया 3 अपॉन अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ बीटा बराबर 9 गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ये है ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर डिवाइड भी ना लगाओ आप, यहीं से देखो इन दोनों को सॉल्व करो, 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा को यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, डिवाइड करने से थोड़ा सा आसान सा दिख रहा है ना। चलो अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ एक बार, 3 अल्फा इधर आ जाएगा माइनस का 3 अल्फा इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा 6 अल्फा यहाँ से बना और बराबर में 3 यहाँ से बना, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आया, ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं ना। हाँ तो क्या रहा हमारे पास में, 1 माइनस माइनस का 3 बीटा इधर जाएगा प्लस का 4 बीटा तो इधर आ जाएगा बराबर में 3 यहाँ से आ गया तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, माइनस का 9 गामा इधर गया तो प्लस का 12 गामा यहाँ से आ जाएगा बराबर 3 यहाँ से आया, गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसे आंसर मतलब अल्फा बीटा गामा का ये वैल्यू आया, अल्फा बीटा गामा का अगर ये वैल्यू आया तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हमें से फाइंड आउट करना है, ये तो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अल्फा 1 अपॉन यहाँ 3/4 सॉरी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ रहा है 1/4 आया है, रिक्वायर्ड है मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, E1 E2 E3, फिर E2 E3 E1 मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं ना, ये E1 है, ये E2 का प्रोबेबिलिटी था और ये E3 का, यहाँ लिखेंगे हम 3/4 1/4 और 1/2, ठीक है, यहाँ आप क्या लिखेंगे E3 के बाद में E3 का प्रोबेबिलिटी लिखा 1/4, E3 के बाद में E1 का प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1/2 और देन फिर 1/3/4, ये दे रखा है, मतलब इसका वैल्यू हमसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, काम करते हैं सभी रो से, यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ 1/4 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1/4 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1/4 कॉमन लेते हैं, 1/4 कॉमन लेने से फायदा क्या होगा, यहाँ तो आ जाएगा 1/4 क्यूब, 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा,
1/4 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। 1/4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा। ठीक बात है ना, 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक ही लाइन में सॉल्व करते हैं। 2 इंटू यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, 3 माइनस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आया, माइनस साइन ऑफ 3 इंटू। ओके, 9 यहाँ से बना और माइनस का 2 यहाँ से बना तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 यहाँ से आया, प्लस साइन 1 इंटू, तो इसको छोड़ेंगे तो 6 यहाँ से आया, -1 यहाँ से आया तो 5 आ गया। ठीक है, तो 1/4 तो मैंने यहाँ से लिखा, माइनस का 2 यहाँ से आया और माइनस का 10 यहाँ से आया और ये 4 क्यों लिखा हुआ था, प्लस का 5 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, ओके, माइनस का 12 तो यहाँ से आया, 4 क्यू, -12 यहाँ से आया, प्लस का 5 किया तो माइनस का 7 यहाँ से आया। मतलब ये तो 7/64 लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ में। अगर सब कुछ कैलकुलेशन सही है ना, यहाँ 3 लिखा हुआ था, यहाँ पे इतना लिखा हुआ था, यहाँ लाइन लिखा हुआ था, 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। सही बात है, कैलकुलेशन तो ठीक है। A/B है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस तो कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो यहाँ पर मॉड लगा देंगे, मॉड लगाने के बाद ठीक है, मॉड आ जाएगा तो प्लस साइन। 64 में +7 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 + 1 तो 71 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास A+B कितना है, 71 आना चाहिए लीस्ट वैल्यू ना, शायद यही होना चाहिए आंसर, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ गलती है तो फिर आप लोग चेक करना। 41 आ रहा है, 41 1 1 1 1 1 1 1 1, या तो कोई आंसर गलत है या फिर मैं गलत हूँ, कोई तो गलत है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आंसर, कहीं पर भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं मचा दी हमने। थोड़ा चेक कर देता हूँ, चलो मैं फटाफट से ना। 3 into अल्फा into 1 minus बीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 1 minus बीटा यहाँ पर ठीक है, 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 हमारा यहाँ पर ठीक है, ये बात भी ठीक थी। डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 अल्फा, 3 यहाँ पर बचेगा तो माइनस का 6 अल्फा, अल्फा का वैल्यू ठीक है, यहाँ से माइनस का 3 यहाँ से यहाँ से हो जाएगा, प्लस का 3 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 12 गामा, 12 गामा ठीक है, यहाँ से 1/4 आ जाएगा। 6 बात भी सही थी, 1/4 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 1/4 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 1 और यहाँ 2 आ जाएगा, 1/4 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा। सही बात है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर लेना बच्चों ना एक बार ना, इसको 1/4 16 अगर 64 है ना, कहीं तो मिस्टेक है ना, चेक कर लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा ना, कंसेप्ट भाई आप समझ गए ना, कहीं ना कहीं उसका कैलकुलेशन मिस्टेक है या कुछ कहीं मिस्टेक है ना, या तो आंसर में भी मिस्टेक हो सकती है ना, हम श्योर है ना। ठीक है, पर हाँ मुझे अपने मेथड पे श्योर हूँ कि सही है मेथड, ठीक है, अपना कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो गया हो तो चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्या दे रखा है, f(r2 - ऐसे कुछ दे रखा है, मतलब फंक्शन f ऐसे डिफाइंड है, ये फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अल्टीमेटली काम की बात तो ये है ना, f(2) की वैल्यू 2 है, एरिया इंक्लोज्ड बाय y बराबर fx एंड द x एक्सिस एंड x बराबर 2 3 8 a + ln p है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमें सिंपलीफाई करना है। तो पहली बात तो क्या है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी सिंपलीफाई करना होता है तो आपको लॉजिकली जाना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप जाओ। क्या बोल दिया सर आपने, लॉजिकली और स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है समझाते हैं। x², तो यहाँ dx + dy दे रखा है, पहले तो लिख लेते हैं पूरा, और यहाँ x + y इसका होल स्क्वायर दे रखा है dx। ठीक है, देखो पहली बात तो क्या है कि जब आप पूछ जाते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमेशा सोचा करो, पहला पॉइंट तो सोचा करो, पॉइंट नंबर 1 कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है, एलडीई तो नहीं है, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा करके सिंपलीफाई तो नहीं हो रहा, मतलब 5 तरीके होते हैं ना जनरली, मैं इसको फॉलो करता हूँ। अब देखो यहाँ पे dx + y, ये एक मेरे लिए एज ए हिंट की तरह काम कर रहा है, d of x + y बराबर में कितना लिखा हुआ, x + y का होल स्क्वायर इंटू dx, ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद में तो 2x तो यहाँ है और x + y dx है, तो मैंने एक काम किया, पहले इसको x + y से डिवाइड लगाया, बाकी के बाद में समझेंगे। x + y से डिवाइड लगाया तो 2x dx तो यहाँ से है,
यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ डी एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर से डिवाइड नहीं लगाया ना, एक्स प्लस वाई से डिवाइड लगाया, एक्स प्लस वाई डी एक्स यहाँ तक लिखा। अब देखो एक्स प्लस वाई डी एक्स एक्स डी एक्स यहाँ पर आ रहा है, टू एक्स डी एक्स यहाँ से इधर लेके गए तो एक्स डी एक्स माइनस का वाई सॉरी क्या दे रखा है, कहीं कुछ गलती की है क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स याद रखा है डी एक्स, ठीक है डी एक्स ही है यहाँ पर भी। टू एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ, एक्स डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बचा, एक्स डी एक्स यहाँ से बचा, और दूसरा टर्म हमारे पास क्या लिखा हुआ, वाई डी एक्स यहाँ लिखा हुआ और वाई डी एक्स इधर भी लिखा हुआ है, ये तो कैंसिल ही हो गया ना। समझ लीजिए पॉइंट को, एक सेकेंड रुको। हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से समझ रहे हो, यहाँ से देख रहे हैं, एक्स डी एक्स तो यहाँ से आ रहा है और टू एक्स डी एक्स यहाँ से आया, एक्स डी एक्स आया, माइनस ऑफ यहाँ से आया वाई है ना, ठीक है ना, और उसके बाद में कितना आ रहा है, डी एक्स आ रहा है, वाई डी एक्स ये आया, वाई डी एक्स यहाँ से एक्स डी एक्स, ठीक है, और बराबर में इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक्स स्क्वायर, तो मैंने ऐसे लिखा ना, और डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई यहाँ लिखा हुआ है। एक्स माइनस वाई एक्स, ओके कहीं कुछ गलती, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ तक आ जाएगा, एक्स माइनस वाई डी एक्स तो यहाँ से लिख दूंगा, चलो ठीक हुआ था, चलो समझते हैं कुछ कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ तक तो सही लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई डी एक्स ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, इसको डी एक्स और डी वाई ही रहने दिया फिर से ना, डी एक्स को और डिवाइड लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर कुछ ऐसे बन गया है, तो क्या क्या बन रहा है ना, जो जो बनते आ रहा है बनाते चलते हैं ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ से डिवाइड लगा दिया, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, बहुत रूट लेवल पर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक काम करते हैं वाई स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर तो यहाँ से लिखा मैंने, माइनस ऑफ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर ये लिखा है ऐसे एडजस्ट करके ना, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन एक्स, यहाँ से प्लस का वन अपॉन वाई और प्लस का सी आया, ये आया अल्टीमेटली। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, 2x इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ से लिखा हुआ है, डी एक्स यहाँ पर ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक बात है, मैंने क्या किया पहले एक्स प्लस वाई से डिवाइड लगाया, तो एक्स प्लस वाई से अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ तो 2x dx यहाँ से आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का टर्म यहाँ से आ जाएगा, एक्स प्लस वाई यहाँ से आ जाएगा, सही बात है ना, एक्स डी एक्स यहाँ से बना, 2x dx यहाँ से बना, एक कट गया यहाँ से, और ये वाई डी एक्स माइनस का यहाँ से आ गया, इसको इस साइड लेगा, ठीक बात है, यहाँ तक भी इसको देखा तो dx यहाँ से कॉमन आ गया, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर dx प्लस dy यहाँ लिखा, तो dx से डिवाइड भी लगा दिया, तो यहाँ dx वन प्लस ऐसा कुछ बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर, सब कुछ सही है ना, मुझे तो कहीं कोई गलती नजर नहीं आई ना। उसके बाद में आप समझते हैं क्या दे रखा है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 दे रखा है ना, x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, x का वैल्यू अगर 2 रखा तो y का वैल्यू भी 2 है, चलो ठीक है, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू भी 2 रखा, तो माइनस का 1, तो यहाँ से भी 2 आया, प्लस का c आया, तो ये c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, माइनस 1/2 आया, तो c का वैल्यू -1 आया, ठीक है, तो c का वैल्यू -1 मैंने यहाँ रखा, माइनस एक्स प्लस बराबर में 1/y और -1, ठीक है, इस तरह से लिख लिया ना। अब इसका समझते हैं डायग्राम में, 1 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो 1 माइनस 1/x तो यहाँ से लिखा, 1/y यहाँ लिखा, इसका एलसीएम ले लिया तो x माइनस 1 अपॉन में x यहाँ से आ जाएगा 1/y
ये आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, x अपॉन x माइनस 1 आया। ये आया हमारे पास डायग्राम y बराबर। ठीक है, तो इसका तो मैं डायग्राम बना सकता हूँ ना, बहुत आसानी से डायग्राम बनाया जा सकता है। कैसे, एक काम करते हैं, इसमें -1 +1 कर देता हूँ, तो 1 + 1 अपॉन x माइनस 1 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्या आ गया, y बराबर, तो ये आ गया ना, ये आया ना, ये आ गया y बराबर। एक काम करते हैं, एरिया निकालना है हमें, कहाँ से निकालना है, x बराबर 2 से लेकर के 3 के बीच में, fx और x एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया। ठीक है, तो ये तो डायग्राम बहुत आसान सा है ना, y बराबर कितना लिखा हुआ है, 1 + 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, x बराबर 2 से लेकर के 3 तक। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आपको उसका डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है, 2 से 3 के बीच में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर ही रहेगा। ठीक है, कभी ऐसे नीचे वगैरह नहीं आ रहा, हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है। तो एरिया जब लिखना है तो एरिया में इसका डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 2 2 3 बाई डॉट डी एक्स, मतलब 1 + x माइनस 1 अपॉन में dx, ये इसका एरिया है ना। dx का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात का ध्यान रखें तो 2 2 3। ठीक है, तो चलो वैसे पुट कर ही देते हैं, जब लिखा है तो सिस्टमेटिक, 3 + ln2 ये आ गया, माइनस ऑफ 2 + ln1 तो कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + ln2 आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम। क्या दे रखा है, 1 + ln2 ना, तो 1 + ln2 दे रखा है, तो a और b नेचुरल नंबर है, तो a का वैल्यू 1 आया और b का वैल्यू 2 आया, तो a + b कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आंसर है हमारे पास 3। ठीक है, तो 10th का क्या आंसर दिया है, 10th का आंसर 10th का 3 आंसर है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट, 10th का 3 आंसर मतलब सही एकदम बिल्कुल करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस डीपीपी को सॉल्व करने के बाद में काफी मजा आएगा, कुछ बातें आपको सीखने को भी मिली होंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।